ठंड में गरीब की 5 बेटियों की विदाई। शाम का समय जामनगर गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस कड़ाके की ठंड में तेज तूफानी हवा इस मौसम को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। इसी ठंड में गरीब हेमानी फटे कपड़े पहने अपनी 5 छोटी बेटियों को लिए कचरे के ढेर के पास एक सीमेंट के बड़े से पाइप के अंदर बैठी कांप रही थी। उसकी 5 बेटियों ने मोटी पन्नी ओढ़ रखी थी। इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे पायल, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हिमानी अपनी छोटी बेटी पायल को अपनी साड़ी का पल्लू उड़ा देती है। उसकी 4 बेटियां रिया, दिया, कोमल, अनीता भी ठंड में कांप रहे थे। ये कैसे दुख की घड़ी आ गई हम पर। भगवान जी हमारी सहायता कीजिए। इस ठंड में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? दर्द का ऐसा भयानक मंजर देखकर हिमानी खूब रोने लगती है। तभी बुखार की वजह से पायल बेहोश हो जाती है और हिमानी की बाकी बेटियां भूख के कारण तड़पने लगती हैं। रिया बेटा, तू अपनी बहनों के पास बैठ, मैं तुम्हारे लिए कहीं से खाना लेकर आती हूँ। हिमानी पास वाली दुकान में आती है। भाई साहब, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मेरी छोटी बच्चियां भूख के कारण तड़प रही हैं। ए, चल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी कहीं के। दुकानदार हिमानी को वहाँ से भगा देता है। इसी तरह हिमानी जितने भी लोगों के पास मदद मांगने जाती है तो उसे हर कोई भिखारी समझकर भगा देता है। हिमानी रोते रोते सड़क पर भटकने लगती है। कोई तो मेरी मदद करो, मेरी बेटियां मर जाएंगी। तभी ठंड की वजह से हिमानी बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर जाती है और इधर उसकी बेटियां उस सीमेंट के पाइप में अपनी माँ के आने की राह देख रही थी। आखिर हिमानी कौन है और उसकी बेटियों की ऐसी हालत कैसे हुई? तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। जामनगर गांव में गरीब हरिया अपनी पत्नी हिमानी और 5 छोटी बेटियों रिया, दिया, कोमल, अनीता, पायल के साथ अपने छोटे से किराए के घर में रहता है। जी सुनिए, घर में राशन खत्म हो चुका है, आप अपने मालिक से आज पैसे लेकर आइए ना। मालिक तो आज पैसे नहीं देंगे क्योंकि उनके खेत से अभी फसल निकली नहीं है। फिर भी मैं बात करके देखता हूँ। तभी हरिया घर से चला जाता है और उसी गांव में एक खेत में आता है। वो खेत एक सेठ बंसीलाल का खेत था जिसमें हरिया सालों से 200 रुपए रोज से मजदूरी करता आ रहा था। तभी खेत में रोज काम करते करते हरिया को एक जहरीला सांप काट लेता है, पर हरिया को वो सांप दिखाई नहीं देता। अरे किसने काटा इतनी जोर से मुझे? शायद कोई कीड़ा होगा। हरिया समझ रहा था कि उसे किसी कीड़े ने काटा है। वो काम में लग जाता है। तभी कुछ ही घंटों में सांप के जहर की वजह से हरिया की मौत हो जाती है। अपने पति और पिता की मौत देखकर हिमानी और उसकी बेटियां खूब रोने लगती हैं। कुछ दिन बाद रात में हिमानी भूखी प्यासी अपनी बेटियों के साथ अपने घर में बैठी थी। तभी वहाँ मकान मालिक हरीश आता है। हिमानी बहन, चलिए निकलिए मेरे घर से बाहर। ये घर मैंने किसी और को किराए से दे दिया है। पिछले 4 महीने से आपने मकान का किराया नहीं दिया मुझे। मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं इतनी ठंड में अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तभी हरीश हिमानी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। मजबूर हिमानी ठंड में कांपते हुए अपनी बेटियों को लेकर गांव के एक स्थान पर कचरे के ढेर के पास आती है और वहां एक सीमेंट के बड़े से पाइप के अंदर अपनी बेटियों को लेकर बैठ जाती है। अगले दिन सवेरे हिमानी सड़क पर बेहोश पड़ी थी। तभी एक बूढ़ी महिला सुजाता हिमानी के पास आती है और उसे होश में लाती है। अरे बाप रे, इसे तो कितना तेज बुखार है। बेटिया उठ जा। कौन है बेटी तू? मेरी बेटियां कहाँ हैं? बेटा तुझे तो बुखार है। तभी हिमानी दौड़ते हुए अपनी बेटियों के पास आती है। उसके पीछे सुजाता भी आती है। हिमानी की 5 बेटियां उस सीमेंट के पाइप में बेहोश पड़ी थी। मेरी बेटियां, रिया बेटा उठना, क्या हो गया मेरी बच्चियों को? बेटिया, तेरे और तेरे बच्चों की ऐसी हालत कैसे हुई? तभी हिमानी अपने बीते जीवन के सारे दुख के बारे में सुजाता को बताती है।
बेटिया, तकदीर ने ये कैसा अजीब सा खेल खेला है तेरे साथ। तेरे दुख भरे जीवन की कहानी सुनकर तो आंखें भर आई। चल बिटिया, अपनी बेटियों को लेकर मेरे साथ मेरे घर चल। मैं यहीं पास में अपनी छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। तभी सुजाता हिमानी और उसकी बेटियों को लेकर अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में आती है और हिमानी और उसकी बेटियों को खाना खिलाकर उन्हें दवाई देती है। अम्मा, आप यहाँ अकेले रहते हो? आपका अपना कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? बिटिया, अपने तो बहुत हैं, पर मेरी बीमारी देखकर हर अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब से मैं इस छोटे से घर में मिट्टी के मटके बना बना कर बेचती हूँ और अपने जीवन का गुजारा करती हूँ। अब तू भी मेरे साथ मिट्टी के मटके बना और यहाँ रहकर अपनी बेटियों का पालन पोषण कर। अगले दिन से हिमानी, रिया, दिया, कोमल ये चारों सुजाता के साथ मिट्टी के मटके बनाने लगे और उसे गांव में आस पड़ोस के गांव में ले जाकर बेचने लगे। इसी तरह देखते ही देखते 20 साल बीते जाते हैं। हिमानी की 5 बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी और हिमानी बूढ़ी हो चुकी थी और सुजाता सालों पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। हिमानी ने मटके बेच बेच कर सुजाता के उस छोटे से घर को बड़ा बना दिया था। उसी गांव के 5 अमीर भाई रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, राहुल, इनका रिश्ता आता है। रमेश के परिवार में उसके भाई और उनकी माँ मेनका थी। वो उसी गांव में अपने बड़े से घर में रहते हैं। हिमानी की 5 बेटियां रमेश और उसके भाई से प्यार करते हैं। अपने बेटों की खातिर ही अमीर मेनका गरीब हिमानी की दहलीज पर अपने बेटों का रिश्ता लेकर आई थी। तभी मेनका हिमानी के बीच रिश्तों को लेकर बातचीत होती है। हिमानी बहन, जब रिश्ता तय हो ही गया है तो अब हमें बच्चों की शादी में कोई देर नहीं करनी चाहिए। मेनका जी, हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है। मैं अपनी बेटियों को सिवाय एक जोड़ी कपड़े के कुछ नहीं दे पाऊंगी। माँ जी, शादी का सारा खर्च हम करेंगे। हमें आपकी हालत के बारे में सब पता है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद हिमानी की 5 बेटियों की शादी मेनका के 5 बेटों से हो जाती है। विदाई का समय। तभी मेनका हिमानी की 5 बेटियों को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। हिमानी बहन, आपको पहले मेरी एक डिमांड पूरी करनी होगी, उसके बाद ही मैं आपकी बेटियों को विदा करके अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगी। कैसी डिमांड? मुझे दहेज के रूप में आपकी 5 बेटियों से 1-1 लाख रुपए चाहिए, तभी आपकी बेटियां मेरे घर की बहू बनेंगी, वरना इस शादी का कोई मतलब नहीं। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? हमने आपको बताया है ना कि ये लोग कितने गरीब हैं। रमेश, तुम 5 की जिद को मानकर मैंने ना चाहकर भी इन गरीब लड़कियों से तुम्हारी शादी करवाई ना। अब तुम मुझे अपना काम करने दो। मेनका बहन, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटियों की शादी हो चुकी है। आपके बेटों के साथ इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके सामने झोली फैलाकर अपनी बेटियों के सुहाग की भीख मांगती हूँ। जब 5 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए तो चले आना अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर, वरना ये मेरे घर की बहू कभी नहीं बन पाएंगी। मेनका अपने बेटों के साथ बारात वहां से ले जाने लगती है। ठंड का मौसम था। तभी मेनका की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। माँ, अरे बाप रे माँ! सब मिलकर मेनका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां चेकअप करने पर पता चलता है कि मेनका की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। रमेश, मेनका बहन की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और इन्हें डायबिटीज भी है। अगर इन्हें अभी एक किडनी नहीं मिली तो इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। जिसका खून ए नेगेटिव है उसी की किडनी मेनका बहन को लग सकती है। ए नेगेटिव खून तो हम में से किसी का भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ए नेगेटिव खून मेरा है। आप मेरी एक किडनी ले लीजिए। मेनका बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। नहीं माँ, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आपको कितनी कमजोरी है। रिया बिटिया, किसी की जान बचाने के लिए अगर अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े ना, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी हिमानी अपनी एक किडनी देकर मेनका की जान बचा लेती है, जिसके बाद मेनका बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब मेनका को हिमानी के संघर्ष के बारे में पता चलता है तो वो हिमानी के कदमों में गिरकर रो रो कर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए हिमानी बहन, मैं आपकी बेटियों के साथ इतना बुरा कर रही थी और आपने अपनी जान की परवाह किए बिना ही मुझे अपनी किडनी देकर मेरी जान बचा ली।
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रिया, दिया, कोमल, अनीता, पायल, बहुओं चलो अपने ससुराल। उसके बाद मेनका हिमानी की 5 बेटियों को पूरी रीति रिवाज के साथ विदा करके अपनी बहू बनाकर उन्हें अपने घर लेकर चली जाती है। इसी तरह एक गरीब माँ ने अपनी बेटियों की विदाई की। गंवार और मॉडर्न बहू का एक ससुराल। अरे वैभव, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं यार, बस गांव पहली बार आया तो सोचा कि थोड़ा घूम लूं। ये फैक्ट्री का काम तो चलता रहेगा यार। अच्छा काम कर, तू जा, मैं आ जाऊंगा। वैभव गांव की सैर के लिए निकल जाता है कि तभी वैभव को एक जगह लोगों की काफी भीड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसी भीड़ के पास जाता है। भगवान के लिए छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे हैं? आज तो तुझे हम इस अग्नि में जलाकर भस्म ही कर देंगे। आप सब लोग क्या कर रहे हैं ये? हाँ, एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुम शहरी लोगों को हमारे गांव के कामों में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह हमारा आपसी मामला है। ऐसे कैसे आपसी मामला है आप लोगों का? जानते हो मैं कौन हूं? 2 मिनट में पुलिस को कॉल करके यहां बुला सकता हूं मैं, जिसके बाद आप सभी लोगों को ना पूरी जिंदगी जेल में आटा पीस कर गुजारना पड़ेगा। एक ये लड़की ग्रहदोषी है। जब भी गांव में कोई भी शादी होती है तो इसकी वजह से उस शादी में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में आप लोग ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करते हैं? अगर इस लड़की को किसी ने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इतनी ही इस लड़की से हमदर्दी है तो इससे शादी कर ले, इसे अपने साथ ले जा। गांव वालों का इतना गुस्सा देखकर वैभव को कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वैभव सामने बने मंदिर में जाता है और देवी माँ के चरणों से सिंदूर लेकर उस लड़की की मांग भर देता है। उसे देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वैभव चुन्नी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ शहर ले आता है। वैभव घर पहुंचकर अपनी माँ सरला और भाभी कायरा से चुन्नी के बारे में सारी बातें बता देता है। तुमने इस लड़की की जान बचाने के लिए जो किया वो उस समय सही था, लेकिन हम इस लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? माँ, भले ही मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसकी मांग में सिंदूर भरा हो, लेकिन अब ये मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। अपने बेटे की बात सुनकर और चुन्नी की हालत देखकर सरला चुन्नी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। लेकिन वहीं कायरा, ओ गॉड, अब ये गांव की गवार मेरी देवरानी बनेगी? क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं अपनी छोटी बहन रिया को इस घर की बहू बनाऊंगी, लेकिन देवर जी तो इस गांव की गवार को इस घर की बहू बनाकर ले आए। कायरा शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की होती है, वहीं चुन्नी गांव की भोली भाली अनपढ़ लड़की होती है, जिसके चलते कायरा चुन्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बाय मम्मी जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। हाय रे दैया, जेठानी जी ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? आपके कपड़े तो पूरे के पूरे फटे हुए लगते हैं। दर्जी ने आपको पागल बनाकर सारा कपड़ा अपने पास रख लिया। ओ मेरी गवार देवरानी, क्या तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है? ये कपड़े फटे नहीं है, बल्कि ये तो आजकल का मॉडर्न स्टाइल है। मोरी मैया, ये कैसा स्टाइल है? स्टाइल नहीं स्टाइल। ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं। चुन्नी बहू, इसका कहने का मतलब है कि आजकल लोग शहर में इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन माँ जी, जेठानी जी तो इस घर की बहू है, उन्हें तो अपने संस्कार और रीति रिवाज का पालन करना चाहिए और साड़ी पहननी चाहिए। इस गवार की वजह से कहीं मम्मी जी मुझे भी सूट सलवार और साड़ी पहनने के लिए ना बोल दे। बहुत हो गया इस गवार का, अब इस गवार को मुझे सबक सिखाना ही होगा। कायरा मन ही मन चुन्नी से बदला लेने के लिए अब ठान लेती है। हे राम, अब हम ये भुट्टा कहाँ सेके? शहरी चूल्हा तो हमसे जलते ही नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा गांव वाला चूल्हा था। लकड़ी डालो, फुकनी से फूको और चूल्हा जलकर तैयार। क्या हुआ चुन्नी, कुछ परेशान दिख रही हो? जेठानी जी, हमें ये भुट्टा जलाना था, लेकिन ये गैस चूल्हा तो हमसे जलते ही नहीं है। और तो और यहाँ तो कहीं मिट्टी का चूल्हा भी नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? हॉल में टेबल पर कुछ पेपर रखे हैं, उन पेपर्स को जलाकर तुम उसमें अपना भुट्टा सेक लेना। ये तो आपने काफी अच्छी तरकीब बताई है। हम जल्दी से अपने और आपके लिए भुट्टा सेक कर लाते हैं। जिसके बाद चुन्नी टेबल पर रखे सारे पेपर्स को लेकर जला देती है कि तभी पेपर जलने की बदबू से सरला और वैभव हॉल में आ जाते हैं। चुन्नी बहू, ये तो क्या कर रही है? माँ जी, हम तो भुट्टा सेक रहे थे। चुन्नी, जिन पेपर्स को तुमने जला दिया ना, वो मेरी मीटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। अब मैं क्या करूंगा? यही अंजाम होता है जब आप किसी गवार को अपनी पत्नी बनाकर ले आते हो।
अगर इसकी जगह कोई पढ़ी लिखी इस घर की बहू बनती तो क्या ऐसा होता? जेठानी जी, आपने ही तो बातें बाद में कर लेना। ये जो तुमने झमेला किया है ना, इसे जल्दी से साफ कर लो, ठीक है? कायरा चुन्नी को बोलने का मौका ही नहीं देती, जिसके चलते बेचारी चुन्नी को अपनी सास और अपने पति की काफी डांटें सुननी पड़ती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कायरा चुन्नी से बदला लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। चुन्नी, आज मेरा बनाना मिल्क शेक पीने का मन कर रहा है, तो एक ग्लास मेरे लिए बना दो। लेकिन जेठानी जी, कैसे? हमें तो ये मिल्क शेक बनाना आता ही नहीं है। ये देखो, इसे मिक्सर कहते हैं। इसके अंदर दूध, केला और चीनी डाल देना, फिर इस बटन को दबा देना, अपने आप बनाना मिल्क शेक बन जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान है। आप जाकर बैठिए, हम आपके लिए अभी ठंडा ठंडा केले का मिल्क शेक बना कर लाती हैं। इस बनाना का मिल्क शेक का तो पता नहीं, लेकिन तेरा मिल्क शेक जरूर बनेगा। चुन्नी कायरा के कहे मुताबिक मिक्सर में सब कुछ डाल देती है, लेकिन बिना ढक्कन लगाए ही मिक्सर ऑन कर देती है, जिससे पूरा बनाना शेक किचन में फैल जाता है कि तभी वहां सरला और कायरा भी आ जाते हैं। भगवान, ये तूने क्या किया? अगर कुछ काम आता नहीं है तो कम से कम पूछ तो लिया कर। सारा का सारा किचन गंदा कर दिया। जानती भी है, मैंने 2 महीने पहले ही किचन को रिनोवेट करवाया था, लेकिन तूने सारा का सारा खराब कर दिया। भगवान ने इतनी गवार बहू मेरी किस्मत में कैसे लिख दी? सरला की बातें सुनकर चुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहीं कायरा मन ही मन बहुत खुश होती है। कायरा गलती पर गलती करती है और सारी डांट चुन्नी को सुनने मिलती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन, ड्राइवर, तुम यहीं पर हमारा वेट करना, हम जल्दी से पूजा करके आते हैं। सरला अपनी मॉडर्न और गंवार बहू के साथ मंदिर जा रही होती है, लेकिन कायरा के शॉर्ट एंड मॉडर्न ड्रेस की वजह से वहां खड़े कुछ लड़के कायरा पर कमेंट करने लगते हैं। ओहो, ये रसमलाई कहाँ जा रही है? बिट्टू भाई, रसमलाई नहीं, ये तो ठंडी ठंडी कुल्फी है। आहा, मन कर रहा है कि पकड़ कर खा जाऊं। हाँ। ब्लडी रास्कल्स! अरे ये कुल्फी तो बोलती भी है। अरे ओ चपड़गंजू, ज्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कान के नीचे लगा दिया ना, धरती चाटते फिरोगे। तू लगाएगी हमें हाथ? हाँ, तू जानती भी है कि हम कौन है? बाबू नाम है मेरा, बाबू। तेरे बापू का बेबी ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी चुन्नी नहीं। इतना कहकर चुन्नी अपने पास में ही रखे ईंट को उठाती है और उस गुंडे के सर पर दे मारती है, जिससे उस गुंडे के सर से खून निकलने लगता है। मेरे बाबू भैया का सर फोड़ा तूने, रुक तुझे अभी बताता हूँ। हाय रे मोरी मैया, भागो रे यहाँ से। इतने सारे गुंडों को देखकर चुन्नी, सरला और कायरा भाग कर जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर के ना दिखने की वजह से चुन्नी ही अब गाड़ी चलाने लगती है। चुन्नी को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिसके चलते चुन्नी कुछ ठेलों को ठोकते हुए गाड़ी आगे चलाती है। चुन्नी बहू, थोड़ा आराम से। पता चला घर पर जाने की जगह तूने हमें स्वर्ग ही पहुंचा दिया। चुन्नी इतनी बुरी तरह से गाड़ी चलाती है कि गाड़ी का अंचर पंचर सब कुछ अलग हो जाता है और गाड़ी के ऊपर का सरफेस भी टूटकर सड़क पर ही गिर जाता है। चुन्नी अब अपनी सास और जेठानी को गाड़ी से लेकर घर पहुंचती है तो सिर्फ सीट्स और स्टीयरिंग के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं। बहू, भले ही आज तूने हमें स्वर्ग तक पहुंचकर हम धरती पर ले आए, लेकिन आज तेरी वजह से हम सभी लोग बच गए। चुन्नी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान लेती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ इतनी सारी चालबाजी की, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे लिए लड़ी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप तो हमसे बड़ी हो, आप माफी मत मांगिए। सरला जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और उन गुंडों को जेल भिजवाती है। वहीं अब कायरा और चुन्नी का रिश्ता भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कायरा चुन्नी को शहर के रीति रिवाज